Hello student, today I am teaching you business studies for class 11th and this is your chapter 9 internal trade. In this chapter I am teaching you first about the trade and we will discuss about the classification of trade. So trade refers to buying and selling of goods and services with the aim of earning profit. The importance of trade has significantly increased in the modern time as new products are being developed every day. So, trade helps in making the goods produced available to ultimate consumers or users. So, it's mean trade removes the hindrance of person by creating a link between producer and consumer. A person who are engaged in trade are known as trade or middleman. So, trade is an activity in which a person sells or buy the goods in, in his own geographical boundaries, within the geographical boundary of a country. So, classification of trade की अगर हम बात करें, so trade is divided into two parts. One is internal trade and second is external trade. So internal trade, it refers to buying and selling of goods and services within the geographical boundaries of a country. इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड है जिसमें हम अपनी जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर बाइंग एंड सेलिंग के प्रोसेस को करते हैं. और एक्सटर्नल ट्रेड, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन 2 और मोर कंट्रीज. और एक्सटर्नल ट्रेड में बाइंग और सेलिंग की जो प्रोसेस होती है या गुड्स की या सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग होती है वो नॉट ओनली internally but as well as it's operate externally also. Okay, the scope of present chapter is restricted to internal trade and role of chamber of commerce in promoting internal trade. तो internal trade को promote करने के लिए जो chamber of commerce we will discuss in later have given lot of effort to promote the internal trade. Now we will discuss first internal trade. So internal trade is the buying and selling of goods and services within the boundaries of a nation. So internal trade is also known as home trade or inland trade or domestic trade. तो इंटरनल ट्रेड ऐसा ट्रेड है जिसको हम होम ट्रेड, इनलैंड ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड भी कह सकते हैं. द पेमेंट इन इंटरनल ट्रेड आर मेड इन नेशनल होम करेंसी डायरेक्टली और थ्रू द नेशनल बैंकिंग सिस्टम. ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड में जो हम करेंसी की जो डीलिंग करते हैं वो डायरेक्टली अपनी कंट्री की करेंसी में करते हैं और बैंकिंग सिस्टम से वो नेशनल बैंकिंग सिस्टम से पेमेंट किया जाता है. इंटरनल ट्रेड इज फ्री फ्रॉम कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्ट ड्यूटी एज गुड्स आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड आर मेंट फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन. सो इंटरनल ट्रेड में जो कस्टम ड्यूटीज़ होती है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होती है, वो इम्पोज नहीं की जाती क्योंकि ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक कंजम्पशंस के लिए यूज़ किया जाता है. इंटरनल ट्रेड एम्स एट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स विद इन अ नेशन स्पीडली एंड एट अ रिजनेबल कॉस्ट. तो जो इंटरनल ट्रेड है वो अपने आप में एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का किया जाता है अपने ही पर्टिकुलर नेशन में, एक स्पीड के साथ और एक रिजनेबल कॉस्ट के साथ. सो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. नाउ टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. So internal trade is divided into two parts. One is wholesale trade and second is retail trade. Okay. So let me explain you first about the wholesale trade. कि wholesale trade है क्या? So wholesale के नेम से ही क्लियर होता है कि एक साथ बल्क में. So wholesale trade refers to buying and selling of goods and services in large quantities for a purpose of resale or intermediate use. ठीक है. इसमें जो बाइंग और सेलिंग की जो प्रोसेस होती है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वो लार्ज क्वांटिटी में होती है. ठीक है, उसका मेन एम होता है दोबारा से उस कमोडिटी या सर्विस को सेल करना. ठीक है, द ट्रेडर्स हु डील इन होलसेल ट्रेड आर नोन एज होलसेल ट्रेडर्स. होलसेलर्स बाय द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन बल्क एंड सेल देम इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज टू द लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर्स. तो होलसेलर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से इन अ बल्क वे में गुड्स को बाय करते हैं, खरीदते हैं और इन अ स्मॉलर क्वांटिटी दे सेल टू द रिटेलर. ओके, देयरफॉर दे सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर. तो यहाँ पे जो होलसेलर होते हैं वो एक लिंक का काम करते हैं बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर. नाउ मोर फीचर्स अबाउट द होलसेल ट्रेड.
So this trade provides link between the manufacturer and the retailer, as there is a usually no direct dealing with the ultimate कंज्यूमर. तो जो होलसेलर होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर है, वो डायरेक्ट कस्टमर से, कंज्यूमर से डायरेक्ट उसका कांटेक्ट नहीं होता. बीच में जो होलसेलर्स हैं या रिटेलर हैं, वो उन तक गुड्स को पहुंचाते हैं. द होलसेल बायर्स गुड्स इन बिगर लॉट्स एंड सेल्स इन स्मॉलर लॉट. तो होलसेलर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में सामान को खरीद के रखते हैं और स्मॉलर लॉट में रिटेलर को सेल करते हैं. It requires large capital to maintain large stock and to provide credit facility to the retailers. इसमें लार्ज कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, लार्ज स्टॉक रखा जाता है और क्रेडिट फैसिलिटीज भी रिटेलर को प्रोवाइड की जाती है. द होलसेलर यूजुअली स्पेशलाइज इन वन पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स. यहाँ पे जो होलसेलर होते हैं वो सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट पे डीलिंग करते हैं. द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज जनरली लो इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेजेस ऑफ हाई टर्नओवर. यहाँ पे जो मार्जिन प्रॉफिट अर्न करते हैं होलसेलर, वो थोड़ा सा हाई रहता है, ठीक है. द मार्जिन प्रॉफिट ऑफ जनरली लो इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेजेस ऑफ हाई टर्नओवर. देखो बहुत ज़्यादा इनमें इसका सेल रहता है, लेकिन उसके हिसाब से ये प्रॉफिट लेस अर्न कर पाता है. रिटेलर ज़्यादा अर्निंग कर पाता है, उसका जो मार्जिन होता है वो ज़्यादा होता है. द होलसेलर परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस एंड सर्विसेज सच एज ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को ग्रेड प्रोवाइड करना, पैकेजिंग करना इनटू स्मॉल लॉट्स एंड स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, प्रमोशन ऑफ गुड्स, collection of market information. Okay, so all these 5 points have the main functions of wholesales. Okay, the wholesaler bears the business risk by buying and selling goods in his own name. तो यहाँ पे जो wholesaler है वो अपने खुद के नेम पे business risk को bear करता है at the time of buying and selling of goods. Now services of wholesaler. So सर्विसेज ऑफ होलसेलर में सबसे पहले हम बात करेंगे सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर, कि जो हमारा होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो सबसे पहले फैसिलिटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन. एज अ होलसेलर परचेज गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स इन बल्क क्वांटिटीज. ओके, प्रोड्यूसर्स आर एबल टू अंडरटेक प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल एंड टेक एडवांटेजेस ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल. तो यहाँ पे जो होलसेलर है उसके लिए मैन्युफैक्चरर लार्ज स्केल का प्रोडक्शन करता है. सेकंड, बेयरिंग रिस्क. होलसेलर मैन्युफैक्चरर का रिस्क बेयर करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वो बना चुका है, अब उसको सेफ रखने का, ताकि वो चोरी ना हो, स्पॉइलेज ना हो, ठीक है, डैमेज ना हो जाए. प्राइस बढ़ने पर उसको वो मार्केट में लेके आते हैं, ठीक है. देन थर्ड, फाइनेंशियल असिस्टेंस. सो wholesaler generally purchase goods from manufacturer on a cash basis and sometimes even give advance money for a bulk order. तो यहाँ पे जो wholesaler होता है, sometime he take the goods in a bulk way from the manufacturer in credit also. Wholesaler provide financial help to the manufacturer as they are not required to block the capital in stock. तो यहाँ पे जो होलसेलर होते हैं वो जो मैन्युफैक्चरर हैं, अगर होलसेल के पास कैपिटल नहीं है तो वो अपने सप्लाई ऑफ गुड्स को रोकते नहीं हैं, वो एज इट इज रखते हैं. एक्सपर्ट एडवाइस. यहाँ पे जो होलसेलर हैं वो एक एक्सपर्ट एडवाइस का भी काम करते हैं मैन्युफैक्चरर की, कि लोगों का क्या ट्रेंड है, क्या कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ है, मार्केट की कंडीशन क्या है, टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग होलसेलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स टू द मैन्युफैक्चरर्स. नेक्स्ट, help in the marketing function. So the wholesaler collects order from large number of retailers and supply goods to them, who in turn sell the goods to the consumers. So as a result, wholesaler allow the manufacturer to concentrate more on production activities and reveals him from marketing of goods. तो यहाँ पे जो wholesaler है वो marketing information provide करता है. यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है वो सिर्फ अपना प्रोडक्शन में कॉन्सेंट्रेट करता है, नॉट दे लुक आउट अबाउट द मार्केटिंग फंक्शंस. फैसिलिट कंटिन्यूटी, ठीक है, ताकि वो अपने गुड्स को लगातार मेंटेन करके रखे, लगातार प्रोड्यूस करे, ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटी में वो अपना ध्यान लगाए. तो यहाँ पे होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बिल्कुल सेफ रखता है. सेकेंड, स्टोरेज का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है होलसेलर मैन्युफैक्चरर को, ठीक है. नाउ सर्विसेज टू रिटेलर्स. सो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स,
रिटेलर के लिए भी जो होलसेलर्स होते हैं वो गुड्स को अवेलेबल रखते हैं एट एनी टाइम व्हेन द रिटेलर्स डिमांड अबाउट एनी ऑफ द गुड्स, द होलसेलर प्रोवाइड्स द गुड्स इन as per the demand through the retailer. Then marketing support. So wholesaler undertake advertisement and other marketing functions to induce customers to purchase the goods ताकि customer goods को purchase करे. So such advertising benefits the retailers in increasing the demand of various new product. ठीक है, तो रिटेलर जो न्यू प्रोडक्ट की डिमांड करता है उसको होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड करता है. Then next, grant of credit. So wholesaler provides financial help to retailers by selling them goods on credit. It enables the retailers to manage their business with less working capital. ठीक है, तो credit facilities भी provide करता है retailer को, because at the time when the retailer have not sufficient amount of time, sufficient amount of cash, capital, so on that time he take goods from the wholesaler in credit, and when he sells to the customer, then he return back whatever he purchased from him. So next, specialized knowledge. तो यहाँ पे जो wholesaler है वो specialized knowledge भी provide करता है किसी particular product के बारे में, have expert knowledge of the market condition, क्योंकि उसको market condition का knowledge होता है to such product. So they pass on the benefit of their specialized knowledge to the retailer and inform them about new product. So time to time he informing to the retailer about the use, quality, price, etc. So they may also advise on setup and retail outlets. Next, risk sharing. So retailer purchase goods from the wholesaler in smaller quantities and the two on credit. तो smaller quantities में wholesaler से retailer goods को purchase करता है, ठीक है, और कभी-कभी credit में भी करता है, तो it saves the retailers from assuming risk of spoilage, obsolescence, price and demand fluctuation and other damages. तो spoilage का, चोरी होने का, price का बढ़ना घटना, इस सब के जो भी डैमेज है, डैमेज हो जाना, ये सारा जो भी रिस्क है ये होलसेलर बेयर करते हैं इंस्टेड ऑफ रिटेलर्स. ओके, सो ऑल दीज आर द फीचर्स and all these other services to retailer which wholesaler provides. Now retail trade. So retail trade to buying of goods and services in relatively small quantities from wholesaler and selling them to the ultimate consumer. अब यहाँ पे जो रिटेल ट्रेड है वो अपने आप में बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का करता है रिलेटिवली इन अ स्मॉल क्वांटिटी. इनका जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी स्मॉल रहती है एंड दे डायरेक्ट परचेज द गुड्स फ्रॉम द होलसेलर. ओके, एंड they work as a link between the wholesaler and the customer. The trader who deal in a retail trade are known as the retailers. तो रिटेल ट्रेड में जो डीलिंग करते हैं ऐसे ट्रेडर्स को रिटेलर्स कहते हैं. नाउ फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड. अब हम बात करते हैं रिटेल ट्रेड के फीचर्स की कि रिटेल ट्रेडर्स किस तरह से काम करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, this trade provide link between the wholesaler and ultimate consumer. Retailer is the last link in the distribution chain. तो जो रिटेलर होते हैं वो एक लिंक की तरह काम करते हैं होलसेलर और अल्टीमेट कंज्यूमर के बीच में. डिस्ट्रीब्यूशन चेन के एंड का ये बंदा होता है रिटेलर. रिटेलर बाइज एंड सेल्स इन अ स्मॉल क्वांटिटीज. रिटेलर डील इन अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स. डिफरेंट वैरायटीज के गुड्स इनके पास रहते हैं. सिंगल लाइन में ये डीलिंग नहीं करते जैसे कि होलसेलर करते हैं. Retailers sell goods to final consumers for their personal consumptions and not for the further sale. जो रिटेलर होते हैं वो गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल करने के लिए लेते हैं, ठीक है, उसका फाइनल कंजम्पशंस को वो सेल करते हैं. देन रिटेलर जनरली मेंटेन डायरेक्ट एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर. ये जो रिटेलर होते हैं ये अपने अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं अपने कस्टमर्स के साथ बिकॉज दे हैव टू डायरेक्ट डील विद देम. The area of operation of the retailer is generally limited to a locality. और एक particular locality में ही इनका area होता है. It is not necessary that retail trade is carried on in a shop or the store. Retailing may also be done through telephone, internet, vending machines, etc. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप शॉप में ही जाके सामान को खरीदें रिटेलर्स के थ्रू. ये टेलीफोन्स के थ्रू भी, इंटरनेट और वेंडिंग मशीन्स के थ्रू भी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं. ओके, देन सर्विसेज ऑफ रिटेलर की जो रिटेलर्स होते हैं वो अपनी सर्विसेज
कैसे प्रोवाइड करते हैं? तो सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर्स बाय हेल्पिंग देम इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो रिटेलर, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स दोनों के ही गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। पर्सनल सेलिंग का काम करते हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, वो डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचते, तो यहाँ पे रिटेलर उनके गुड्स को अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाता है। एनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशन, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन जो किया जाता है, जो प्रोडक्शन किया जाता है, उसको स्मॉल क्वांटिटी में ये कंज्यूमर्स को सेल करता है, द डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल। फिर है कलेक्टिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, रिटेलर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, मैन्युफैक्चरर को बताता है एंड होलसेलर को बताता है अबाउट टेस्ट, अबाउट ट्रेंड, प्रेफरेंस, एटीट्यूड ऑफ द कस्टमर। हेल्प्स इन प्रमोशन, और ये मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स दोनों को ही प्रमोट करने में भी हेल्प करता है। कोई फ्री गिफ्ट है, कोई कूपन्स है, इसके बारे में कस्टमर्स को बताता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सर्विस टू कंज्यूमर, retail trade, service to consumer. Thank you and have a nice day.